आपके आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा बंगाल और यूपी दोनों की सियासत से जुड़ा हुआ है। चुनाव भले बंगाल में हो रहा हो, लेकिन यूपी की सियासत भी एक वीडियो को लेकर के गर्म हो गई और वो वीडियो है यूपी के चर्चित आईपीएस रहे डॉक्टर अजय पाल शर्मा, जो डीआईजी की पोस्ट पर नियुक्त हैं और फिलहाल वो ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में ड्यूटी दे रहे हैं चुनाव आयोग के लिए। और वहां पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से लगातार वायरल है। उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने हमला बोल रखा है। अखिलेश यादव ने तो अपने एक पोस्ट में उनको चुनावी एजेंट बीजेपी का करार दिया और महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने तो बाकायदा कई सारे ट्वीट कर डाले उनको, फेयर एंड लवली बॉय भी कहा, बबुआ कहा उनको, और कई तरह की बातें फिर वहां शुरू हो गई। एक कैंडिडेट है वहां तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर, उनको लेकर के विवाद शुरू हुआ और वो विवाद धीरे धीरे अभिषेक बैनर्जी तक पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आए, कई तरह की, और एक तरीके से कहें आपकी पिछले 24 घंटे में वहां की पॉलिटिक्स में ये वीडियो ही वायरल है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्र जी जुड़ रहे हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका इस विषय पर। और ये जो वीडियो तो आपने भी देखा होगा और आपने भी पोस्ट किया है, पर ये वीडियो हो बंगाल में रहा है, मतलब ये वायरल, पर इसकी चर्चा यूपी में सबसे ज्यादा है। और यूपी की नौकरशाही हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, चर्चा ही चर्चा है। और ये केवल वीडियो के इर्द गिर्द ही लगातार पोस्ट जो है वो पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही है। देवकी जी। नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, और ये जो अजय पाल शर्मा हैं वो अपने आप को सिंघम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। बताया जा रहा है कि उनका 500 इनकाउंटर उन्होंने किया है और 15 अपराधी जो है मारे गए हैं। लेकिन आप ये देखिए, पुलिस के साथ अपराधी की जब असली मुठभेड़ होती है, मुझे बृजलाल की करीब 3 दिन चली वो मुठभेड़ भूलती नहीं है। घनश्याम केवट वाली 3 दिन तक चली थी मुठभेड़। एक अकेला डकैत घनश्याम केवट 3 दिन तक 500 पुलिस वालों को छकाया था उसने, जब असली मुठभेड़ हुई थी। और उसमें एक आईजी साहब को गोली भी लग गई थी और पुलिस वाले 3 पुलिस वाले मारे भी गए थे। वो असली मुठभेड़ थी। बाकी तो पुलिस पकड़ करके मार देती है, पुलिस पकड़ करके मार देती है और बताती है कि मैं सिंघम हूं। ये अजय पाल शर्मा उन्हीं में से आईपीएस है, सिंघम है, अपने को बताते हैं सिंघम है। और वैभव शर्मा ने क्या आरोप लगाया इनको ऊपर? वैभव कृष्णा का आरोप अजय पाल शर्मा पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था। और एक दीप्ति शर्मा नाम की महिला है, वो खुद आरोप लगा रही है कि मैं इनकी बीवी हूं और ये कितने रसिया हैं। इसका वीडियो तो खुद महुआ मोइत्रा ने जारी कर दिया सोशल मीडिया पर। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज तो हुई ना कि मतलब ये जो हम लोग कहते थे कि आई एम सेफ आईएएस ऑफिसर्स के लिए, आईपीएस ऑफिसर्स ने भी, ये सारे ऑफिसर्स, वो चाहे वैभव कृष्णा हो या फिर डॉक्टर अजय पाल हो या और भी कई सारे किरदार एक लपेटे में एक साथ 5-6 आईपीएस ऑफिसर्स आए थे। पर आपको ध्यान होगा, मतलब जांच हुई, जांच के बाद एकाएक फिर सारे के सारे ऑफिसर्स जो है वो बहाल हो गए, मतलब उनकी पोस्टिंग हो गई और जांच भी मुझे लगता है ठंडे बस्ते में चली गई। वो एक दौर बीता। अभी कोई सामान्य अधिकारी रहता तो शायद हो सकता है ज्यादा ठोस कार्रवाई होती, लेकिन शायद उनका रोल बदल गया और बहुत सारी चीजें बदल गई। आपको ही पता है।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उस मुद्दे पर आने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वैसे चुनाव आयोग आज की तारीख में तो बीजेपी का एजेंट है। वो बीजेपी जितना काम नहीं कर रही है उससे ज्यादा आयोग चुनाव आयोग कर रहा है, और उसको इसकी फिक्र कतई तौर पर नहीं है कि हमारी ये जो संवैधानिक संस्था है इसका क्या होने वाला है। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, अगर जहांगीर जो कैंडिडेट है वो मतदाताओं को धमका रहा है, इसकी आपके पास पुख्ता जानकारी है, आपके पास पुख्ता सबूत है, तो अजय पाल शर्मा 200 लोगों को लेकर के गए थे वहां, वो गुंडई करता क्या? उसे घसीट करके ला करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन अजय पाल शर्मा वहां पर किसी की मदद नहीं करने गए हैं। बीजेपी ये ना सोचे कि वो उनकी मदद करने गए हैं, वो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए गए हैं कि महाराज की नजर में आ जाए कि देखो हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हमको कोई अच्छी पोस्टिंग और दो, क्योंकि वहां सीपी इनकी चलने नहीं देता है। जो प्रयागराज का सीपी है वो जेसीपी की चलने नहीं देते हैं, तो ये वहां से निकलना चाहते हैं। तो ये एक इन्होंने पूरा एक समझिए कि ये जानबूझ करके एक घटना वहां पर क्रिएट करने के बाद उसका वीडियो बनवाया, वीडियो बनवा करके खुद यहाँ के कई पत्रकारों को भेजा, और कई पत्रकार तो अजय पाल शर्मा की जय जय कर रहे हैं। मैं ऐसे पत्रकार, मैंने शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। मैं ये कहूंगा जो अजय पाल शर्मा जैसे, ये कानून के खिलाफ अजय पाल शर्मा ने काम किया है। कभी कानून की किताब पढ़ना चाहिए। हम किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, ना मैं टीएमसी के फेवर में हूं ना बीजेपी के फेवर में हूं, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं ये ऐसा लग सकता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं और टीएमसी के फेवर में हूं, लेकिन सच्चाई ये है। नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर आप फ्लैग मार्च कीजिए, सड़क पर मार्च कीजिए, ताकि लोगों में एक भरोसा पैदा हो, वोटर्स के भीतर भरोसा पैदा हो। ये व्यवस्था चुनाव आयोग ने फ्लैग मार्च की इसलिए बनाई हुई है, इसलिए नहीं कि आप जाकर के जगह जगह जहां 4 आदमी खड़े हों वहां जाकर के आप धमकाइए। अरे भाई, 4 आदमी नहीं खड़े होंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन अजय पाल शर्मा भूल गए कि ये बंगाल है। बंगाल का आदमी डरता नहीं है, बंगाल का आदमी लड़ता है, भिड़ता है और ठीक से टकराता है। इनकी धमकी से वहां 1% वोट कम नहीं होने वाला है। इन्होंने चूंकि वो डायमंड हार्बर लोकसभा उस पूरी लगती है, अभिषेक बनर्जी की है लोकसभा है, कोलकाता की लोकसभा है। पूरे कोलकाता में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी वहां 100 सभी सीटें जीत जाए, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नियम से हर चीज होनी चाहिए, कानून सम्मत हर चीज होनी चाहिए। और अजय पाल शर्मा जैसे लोग कानून को तोड़ते हैं। एक आईपीएस अफसर अगर इस तरीके से बार बालाओं का डांस कर रहा हो, उसके साथ डांस कर रहा हो और उसके खिलाफ एक्शन न हो, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। वो आईपीएस अफसर क्या किसी को लिया जा सकता है? मैं अभी एक जानकारी देख रहा था इस वीडियो से रिलेटेड, और उसमें जानकारी आई कि जो जांच रिपोर्ट जिसमें जो सोसाइटी ने जांच की, उसने पाया कि जो तस्वीर है वो अजय पाल शर्मा की नहीं है और किसी गुड़गांव के व्यापारी की है। तो अब ये बड़ी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये जांच, मैं अगर ये कह रहा है जांच की एसआईटी ये कह रही है, तो जांच एसआईटी निश्चित तौर पर वैभव इनसे शर्मा जी से मिली हुई है। उस तस्वीर को एक आंख, जिसकी एक आंख होगी, जरा वो देखिए जो वीडियो एक बार दिखा दे दर्शकों को, जो पहले एक आंख जो है जिसके पास होगी। ये जो वीडियो जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से करके ये वायरल है। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में ये बताइए। अब यहाँ देखिए, इनकी बात में ही कंट्राडिक्शन है। अरे ये कब खबर लेंगे अच्छे से? तो फिर उसकी चुनाव बाद खबर लेंगे, जब वो धमका करके मतदाताओं से वोट डलवा लेगा क्या? जब ये खबर कब लेंगे? जब वो वोट डलवा लेगा। अरे इनको खबर तुरंत लेनी चाहिए अगर वो धमका रहा है तो, लेकिन इनको खबर नहीं लेनी थी। इनको अपने को पब्लिसाइज करना था, अपने को बताना था कि मैं देखो कितना कारगर अधिकारी हूं और मुसलमानों के खिलाफ मैं किस तरीके से टक्कर लेता रहता हूं।
मुसलमानों के खिलाफ मैं किस तरीके से काम करता हूं, ये बताने की कोशिश है। आज की तारीख में पुलिस देखिए अधिकारियों ने ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जिन्होंने कहा कि ये यूपी से खींच करके इनको लेकर के आएंगे बिल्कुल ठीक कहा बंगाल। उन्होंने, बिल्कुल। अरे भाई, इस जो ये उन्होंने कहा है, अगर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, तृणमूल कांग्रेस की अगर सरकार बन गई तो मुकदमा होगा इनके खिलाफ। इस घटना पर एक मुकदमा बनता है, इस पर एक मुकदमा बनता है कि घर में जिसके महिलाएं खड़ी हों वहां जाकर के आप धमकी दे रहे हो। आप भले चेतावनी कह रहे हो, ये चेतावनी धमकी, इस पर मुकदमा होगा। और जब मुकदमा होगा तो सरकार उनकी होगी तो खींच के ले ही जाएंगे इसमें। और ये जो कह रहे हैं आप देखिएगा इसके बाद ये कोर्ट के चक्कर, अगर सरकार बनी और मुकदमा हुआ तो कोर्ट के चक्कर ही काटेंगे। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, कानून सम्मत ये कतई तौर पर नहीं है। हाँ, हम भावना में बह सकते हैं कि हम अगर मुसलमानों के खिलाफ हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम उसका समर्थन करते हैं जो अजय पाल शर्मा ने किया। लेकिन अगर हम कानून सम्मत, न्याय सम्मत अगर हम बात करेंगे तो जो अजय पाल शर्मा ने किया है वो गलत है, उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। निंदा ही नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों एक्शन लेगा? इलेक्शन कमीशन तो खुद ही मिला हुआ है सबके साथ, तो इलेक्शन कमीशन तो कोई एक्शन लेगा नहीं। लेकिन ये सब कुछ अजय पाल शर्मा ने इसलिए किया है कि उन पर जो दाग लगा हुआ है उसको ये थोड़ा सा उसको एक तरीके से धुलने की कोशिश कर रहे हैं अजय पाल शर्मा। बाकी इसके अलावा कुछ भी मैं इस घटनाक्रम को नहीं देखता हूं। लेकिन टीएमसी ने उसका जवाब ठीक से दिया है। अब उस पर जवाब दें, अजय पाल शर्मा को इस पर ट्वीट करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो ये जो लड़की के साथ वो डांस कर रहे हैं, जो इश्क फरमा रहे हैं एक बार में, वो बताएं कि ये उनका नहीं है। ये उनको बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं वो? नहीं, पर मैं वही देख रहा हूँ, मतलब अब आप देखिए कि अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर, मुझे लगता है कि इस वीडियो के वायरल होते ही ये एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट को भेजा है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी, मतलब वो आगे जो बात उन्होंने लिखी है तो उनको अपना एजेंट करार दिया और ये लिखा कि सही समय आने पर बीजेपी और उनके संगी साथियों जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की जांच होगी। ये सब बात अखिलेश यादव भी, तो ये राजनीति तुरंत पश्चिम बंगाल यानी वहां से कलकत्ता से जो है वो सीधे लखनऊ तुरंत लैंड कर गई और विदिन मुझे लगता है कि मिनटों के अंदर जो है वो अखिलेश यादव का ये पोस्ट जो है वो इस वीडियो के वायरल होते ही सामने आ गया। अब ये पुरानी वो रामपुर वाली मतलब खींच है, क्योंकि रामपुर में जब ये पोस्टिंग थी जिस वक्त आजम खान वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उस दौर में अंजनी कुमार सिंह वहां के डीएम थे और ये जो है वहां के पुलिस अधीक्षक थे। उस दौर की बातचीत को लेकर के ये रेफरेंस दे रहे हैं? नहीं, देखिए ये रेफरेंस किसी उसमें दे रहे हो, लेकिन अगर जो बात गलत है वो गलत है। मैं अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल बयान दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अखिलेश यादव का बयान अपनी जगह है। मैं जो बात कह रहा हूं वो एकदम अलग बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत बात कर रहा हूं। क्या चुनाव आयोग इस तरह की चीजों की परमिशन देता है कि खुलेआम जाकर के आप किसी को धमकाइए, वोटर को धमकाइए? वोटर को कोई नहीं धमका सकता है, चाहे वो कैंडिडेट हो, उनका समर्थक हो, या फिर पुलिस वाला हो, या चुनाव आयोग का अधिकारी हो। वोटर के बीच इलेक्शन कमीशन का, पुलिस का भरोसा पैदा करने का काम है कि अगर कोई धमका रहा है तो उनके बीच भरोसा पैदा करने का काम है वोटर का। लेकिन ये जो अफसर है ये वोटर के बीच भरोसा नहीं पैदा कर रहे हैं, ये भरोसा ये बल्कि डरा रहे हैं। एक वीडियो नहीं है उनका, ये कई वीडियो है उनका जिसमें वो वोटर के साथ बदतमीजी करते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए क्या है, आज की तारीख में अधिकारियों में एक होड़ लगी हुई है कि कैसे वो मुख्यमंत्री जी की नजर में आ जाएं, इस सरकार की नजर में आ जाएं, ताकि उनकी पोस्टिंग हो जाए। क्योंकि आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी ज्यादा हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिले में डीएम और एसपी के सीमित पद हैं, आईएएस अधिकारी ज्यादा हो गए हैं, डीआईजी के भी सीमित पद हैं, अधिकारी ज्यादा हो गए हैं।
तो उन अधिकारियों में वो लाइमलाइट में आ जाए ताकि उनकी पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में जिले में पोस्ट अफसर जितना करप्शन में लिप्त है शायद हिस्ट्री में कभी रहा होगा, शायद हिस्ट्री में कभी रहा होगा। तो ये नहीं, देखिए, सारे इसकी ये रिपोर्ट सारे लोग इसलिए नहीं लगे हैं नहीं, कि नहीं, किसी पता का इसकी भला रिपोर्ट- करने के लिए लगे हैं, ये सारे इसकी- लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। नहीं, इनको पर क्या न- इसकी रिपोर्ट शासन को नहीं, सिस्टम को नहीं कि नहीं, भाई ये किस तरह के हैं, या फिर नहीं, शासन तो समझ ही रहा या है। फिर मेरा एक सवाल है इसमें कि या फिर सिस्टम ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि हर तरह के लोगों से आपको संबंध रखना पड़ता है, अगर आप सियासत कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, उसी तरीके से अगर आप सिस्टम चला रहे हैं तो आपको इस तरह के लोग भी तैयार रखने पड़ेंगे जो कुछ भी कर गुजरने के लिए सिस्टम में तैयार हैं, अपना नाम नेम फेम बनाने के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए, अच्छी चीजों के लिए, और मतलब आउट ऑफ वे भी जा करके काम कर सकते हो, चाहे वो आप जैसे इनकाउंटर्स की बात कर रहे हो या कुछ और बात कर रहे हो, या अभी जिस तरीके से जो कुछ भी घटनाक्रम या जो परसेप्शन जिसके बारे में आप कह रहे हैं, या इससे पहले नेता प्रतिपक्ष हैं रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी अपने ट्वीट में इस बात को इंगित कर रहे हैं। तो ये भी एक बात है क्या कि ऑफिस व्यवस्था ऐसे ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्ट करती है, बावजूद इससे कि वो जीरो टॉलरेंस और तमाम सारी बात करती है, पर वो ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है जो लोग, अब आप सोचिए कि अमित मालवीय ने कल जो है इनको बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम ये सब कहते हुए, इंगित करते हुए उनके बारे में पोस्ट किया है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि यूपी में इतना काम किया कभी अमित मालवीय ने, कभी मुझे नहीं लगता कि अजय पाल शर्मा को इस तरह से प्रमोट किया होगा। जहां कलकत्ता में जब वो उनके तंत्र के काम आ रहे हैं तो वो उसको पोस्ट कर रहे हैं, आपने भी पोस्ट देखी होगी। भाई देखिए, जब तंत्र में, जिसके तंत्र में जो काम आता है उसकी तारीफ करता है, जो पत्रकार उनकी तारीफ में लगे हुए हैं, मैं ये भी मानता हूं कि कभी अजय पाल शर्मा से उनका कोई साबका रहा होगा। मेरा तो कोई अजय पाल शर्मा को मैं तो जानता भी नहीं कौन अजय पाल शर्मा है, मेरी कभी भेंट न मुलाकात, लेकिन उनका जो कृत्य है मैं उसको देख करके उसके आधार पे मैं सारी टिप्पणी कर रहा हूँ। अजय पाल शर्मा को अमित मालवीय अगर कर रहे हैं ट्वीट, तो वहां तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी के वो सह प्रभारी हैं अमित मालवीय, तो उनको करना ही चाहिए। लेकिन जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसने भी अपना काम किया। देखिए क्या है कि अजय पाल शर्मा के बहाने हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है। वहां पर जहांगीर का भी एक बयान आया है, जहांगीर ने भी ये कहा है, जिसके घर पर वो गए थे, जहांगीर ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है और समय आने पर इसका हम उचित जवाब देंगे। दिया ना, तो भाई गिरफ्तार कर लो जहांगीर को। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ना, मैं तो कानून सम्मत बात कर रहा हूं कि आप ऑब्जर्वर हो, आपको लगा कि ये आदमी वोटरों को धमका रहा है, तो आपने एक्शन क्या लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो नौटंकी कर रहे हो आप, इस नौटंकी की आपको क्या जरूरत, आप एक्शन लो ना, आपके पास पावर है, 200 पुलिस वाले आपके साथ चल रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान साथ चल रहे हैं, सेना के जवान आपके साथ चल रहे हैं, आप जहांगीर को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, अभिषेक बनर्जी को जेल में डालो। ये पोस्ट है अमित मालवीय की। हाँ। वो कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा, द इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड सिंघम ऑफ यूपी पुलिस, हैज बीन डिप्लॉयड एज पुलिस ऑब्जर्वर इन साउथ 24 परगनास. He wasted no time in setting the tone, formally reading the Riots Act to the family members of Abhishek Banerjee's close adi Jahangir Khan. The message is loud and clear. He's saying message is loud and clear. आप क्या वोट बना रहे हैं, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर क्या है? मैसेज लाउड एंड क्लियर उसे कहते हैं कि जब आप कोई एक्शन लीजिए, बातों से मैसेज बना रहे हैं, इसका मुझे तो लगता है कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ऊपर कर रहे हैं, अपने को सोशल मीडिया पर एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। एक्शन कहाँ है इसमें? मैं इस पर, मेरा एतराज सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? जहांगीर, अगर इनके पास ये सूचना थी कि जहांगीर जो है धमका रहा है वोटरों को, तो जहांगीर के खिलाफ एक्शन लीजिए।
बिना किसी डर के, भय के आप एक्शन लीजिए। आपने तो एक्शन लिया नहीं, आप बता रहे हैं हम देख लेंगे। अरे देख कब लेंगे? जब वोट कल पड़ जाएगा तब। जब वो धमका लेगा, जहांगीर सबको धमका करके वोट डलवा लेगा, तब आप एक्शन लोगे। एक्शन लेने का काम आपका है। आपको इसलिए नहीं तैनात किया गया है कि आप जाइए खुद डराइए धमकाइए जैसे वो डरा रहा है। आपका काम एक्शन लेने का है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, इसका मतलब कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और अपने को सिंघम के तरफ प्रचारित कराना चाहते हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के इसी तरह अफसर और नेता की तारीफ करते रहते हैं। कोई अफसर की तारीफ कर रहा है, कोई किसी नेता को भगवान बताया जा रहा है। तो अपने अपने तरीके हैं, जिसके जिससे ताल्लुक है वो अपना उनकी चापलूसी में लगा हुआ है। हो सकता है उसका कोई फायदा हो, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। एक्शन होना चाहिए। एक्शन अगर नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो एजेंडा है वो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि इसमें एक्शन हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मतलब मैं दो तरह के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट इन पश्चिम बंगाल इलेक्शन, टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर यूपी इलेक्शंस। देखिए, नो एनी इम्पैक्ट यूपी इलेक्शन एंड बंगाल इलेक्शन। आप देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह की घटनाएं जो पहले चरण का 152 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, वहां पर भी हुआ है, लेकिन 92% के लगभग 91.75% वोटिंग हुई है। तो इतना वोट क्यों हुआ? क्या अगर वोटर डर के घर में दुबक गया होता, जैसे रामपुर में दुबक गया, तो इतना वोट पड़ता? नहीं पड़ता। कोई वोट डाल रहा हो, किसी के फेवर में वोट डाल रहा हो, मैं ये बात नहीं करूं, लेकिन वोटर डरा नहीं। इन जो सेना फोर्स लगी, डरा क्यों नहीं? मतलब आपको याद नहीं, मतलब रामपुर में लोकसभा का बाई इलेक्शन, रामपुर में डरा, बंगाल में नहीं डरा। बंगाल में नहीं डरा। बंगाल में जो पहले चरण आरोप तो समाजवादी पार्टी के लोग ही लगा रहे थे कि भाई आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, वो ऐसे ही सत्तारूढ़ दल ने जीता था। आरोप तो आपको याद होगा, और इन्हीं ऑफिसर्स पर यह आरोप लगाया था उन लोगों ने। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। ये यहाँ इन लोगों ने डरा के काम ले लिया। भाई देखिए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये इसका आप नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, जब ये वो भी उपचुनाव था, अगर इनका इम्पैक्ट पड़ता, अगर इस तरह की चीजों का इम्पैक्ट पड़ता और अजय पाल शर्मा की हैसियत होती कि एक विधानसभा किसी को जितवा देते, तो वो भी कहीं जीत करके, जैसे 2 लोग पुलिस अधिकारी आए हैं ना, विधायक बने हैं, इसी तरह ये भी कहीं विधायक मंत्री बनने की कोशिश में लगे होते, अगर इनकी हैसियत आप होती ये है। कह रहे हैं कि मतलब ये वीडियो चर्चा के लिए अच्छा है और 24 घंटे केवल चर्चा के लिए अच्छा है, न तो इसका इम्पैक्ट बंगाल पर पड़ेगा और न ही उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी 27 में, उपचुनाव अलग होता है और जो मुख्य चुनाव अलग होता है। अजय पाल शर्मा 2024 में कहां पोस्टेड थे? मुझे याद नहीं, आप अगर याद हो तो बताइए, तो मैं बताऊं आपको। जहां कहीं भी पोस्टेड रहे हो, मुझे भी नहीं याद। 2024 में उन्होंने बीजेपी को क्यों नहीं जितवाया? अगर वो बीजेपी सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही थी, इसलिए शायद ऐसा ना किया हो। अरे अभी उनके खिलाफ जांचें चल रही थी, आपको पता है कि बहुत सारी जांचें चल रही थी। अरे तो कुछ करना चाहिए था उनको, इस नाते बीजेपी उनको जल्दी बहाल करा देती। नहीं, तो उसके बाद ये एक्शन हो गया था ना, मतलब ही वाज पोस्टेड इन रामपुर, और फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, वो साइडलाइन हुए, फिर बाद में जाकर के सारी जांच वगैरह क्लियर हुई। तो कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स थे, लेकिन ठीक है, मतलब ये एक अलग तरीके की चीज है। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ और आईपीएस ऑफिसर्स को, ऑब्जर्वर्स को लेकर के जो है वो टीएमसी ने अब से थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है अलग अलग तरीके का। ये बड़ा एक और भी एक नैरेटिव एक अलग तरीके का दिखाई पड़ा कुछ ऑफिसर्स को लेकर के। आपको एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस ऑफिसर यूपी काडर के ही हैं, उनकी भी पश्चिम बंगाल में तैनाती थी, और उनको लेकर के चुनाव आयोग से उनकी भिड़ंत की कहानियां सामने है। और अब ये कहानी है, नहीं, दो तरह की कहानियां सामने है। वो जो आईएएस अधिकारी ने, अनुराग यादव ने जो ऐतराज किया, वो सही किया। अगर आप गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे
गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कभी वही जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो आप पर भी हमला करेगा। ये पुराने बुजुर्ग कहा करते थे। इस नाते हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये जो शर्मा जी हैं कभी गलत के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तो इस नाते जब इन पर आया तो इनके साथ भी कोई नहीं खड़ा हुआ। 2 साल इन्होंने भी झेला। ये इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचेगी और कुर्सी और अच्छी जगह कैसे मिलेगी, इसको लेकर के इनकी चिंता। अनुराग यादव ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अनुराग यादव जैसे ऑफिसर्स उन्होंने क्यों किया, मतलब अनुराग यादव जैसे ऑफिसर्स बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग देखिए, आज चुनाव आयोग यहां बीजेपी के लिए मनमानी कर रहा है, कल कांग्रेस के लिए करेगा। इस नाते ऐसी संस्थाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। किसी के खिलाफ, किसी के फेवर में अगर इलेक्शन कमीशन उतरेगा तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र को अगर बचाना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। मुझे याद है अभी भी टीएन शेषन का कार्यकाल, टीएन शेषन ने कभी किसी को धमकाया नहीं, लेकिन पूरे देश में एक मैसेज ट्रेवल किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हुआ, हो रहा था। और बंगाल में 2021 का चुनाव मैंने बड़ा नजदीक से देखा, वहां बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। तब भी सीआरपीएफ लगी हुई थी। 85% वोटिंग हुई थी, 85% वोटिंग हुई थी उस बार। इस बार 91% हुई है। इस बार 91% इस वजह से हुई है क्योंकि नहीं, एसआईआर के डर की वजह से। फिर मैं आपको क्लियर करूं, एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट भी तो रिफाइन हुई होगी सर। वोटर लिस्ट में भी बहुत सारे डेड लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी तो छांटे गए होंगे सर। जाहिर सी बात है कि सर परसेंटेज तो उसी पे जो आज की तारीख में वोटर लिस्ट में वोटर नाम है उसी का परसेंटेज आएगा ना। पहले जो आया, मैं वही कह रहा हूं, तो वो पहले जो परसेंटेज था वो और ये लगभग बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि वो 5 बराबर है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? बंगाल के बाहर जो लोग भी कहीं भी काम करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, वो 10,000, 15,000, 12,000 की, वो अगर वो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पास किए हुए हैं तो वो वोट डालने के लिए आए। क्यों वोट डालने के लिए आए? क्योंकि एक भ्रम फैलाया गया कि अगर आप वोट नहीं डालोगे, एसआईआर में नाम आपका आ गया है, तो आपकी नागरिकता जा सकती है। तो ये एक डर उनको लेकर के आया नागरिकता का, जो यहाँ पर वोट डालने के लिए वो मजबूर हो गए, 10,000 रुपया खर्च किए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ये भरोसा नहीं दिला पाया कि अगर जो लोग भी एसआईआर पास किए हैं उनकी कोई इससे नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भरोसा नहीं दिला पाया, ज्ञानेश कुमार नहीं भरोसा दिला पाए, इस वजह से लोग वहां, जबकि देखिए सारा दरअसल ज्ञानेश कुमार वोटर को भरोसा दिलाने में काम नहीं कर रहे हैं। वह इसलिए इस पर काम कर रहे हैं कि चुनाव कैसे एक पार्टी जीत सकती है। ठीक है, कल जो है हम लोग चर्चा इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और कल चूंकि मतदान का दिन है, दूसरे चरण का मतदान है, पर महत्वपूर्ण चरण का मतदान है, डिसाइसिव फेज है पश्चिम बंगाल के चुनाव का। और इस फेज में तृणमूल कांग्रेस का कहते हैं एक तरीके से सबसे मजबूत गढ़ आता है, खासतौर पर कोलकाता, हावड़ा, ये सब आसपास का इलाका। और ऐसे में कल क्या कुछ होगा, इसी पर बंगाल के राजनीति का भविष्य तय होगा। उसके बाद शाम से एग्जिट पोल्स आने लगेंगे। देवकी जी, आपकी भी टीम ने जो है एग्जिट पोल किया है, आई एग्जिट पोल, तो मैं चाहूंगा कि कल हम लोग एग्जिट पोल हमने नहीं किया है। हमने आज वहां पर क्या परसेप्शन है, क्या सेंटिमेंट है, मैंने उस पर पोल किया है और आज ही मैं उसको जारी भी करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग भी अपने दर्शकों के साथ उसको साझा कर पाएंगे, जो कुछ भी सेंटिमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है अपने सर्वे में। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। ये थे देवकी नंदन मिश्र, जाने माने पत्रकार। और ये जो पूरा मुद्दा है ये अभी और भी गरमाए रहना, और अभी तक नहीं रुकेगा। ये चुनाव के परिणामों यानी काउंटिंग डे तक भी जाएगा। ये टेंशन बंगाल में रुकती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। अभी मतदान हुआ है, कल को फिर ईवीएम जहां रखी जाएंगी वहां पर जो है इस तरीके से चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। उसके बीच में कुछ चीजें दिखाई पड़ सकती हैं, और काउंटिंग के दिन भी एक तरीके का। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी, सीपीएमएफ की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद रख पाए। बंगाल सरकार की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी होगा उसको
उसका आफ्टर इफेक्ट उन्हीं को देखना है। बंगाल चुनाव में क्या होगा कल, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मतगणना के दिन तो हम लगातार आपके साथ यानी अपने दर्शकों के साथ लाइव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।